हाय बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। ये एक क्लास, ये एक लेक्चर, इसमें हम कराने वाले वन शॉट सारे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी की हिडन लाइन इंक्लूडेड होंगी एंड ऑल्सो आपके पीवाईक्यूज भी हम इसी वन शॉट के अंदर कंप्लीट करेंगे और बहुत कम से कम टाइम में। So this lecture is for students who are preparing for class 12, CUET और NEET और any exam जिसमें कि आपका class 12 का चैप्टर आ रहा है बहुत छोटा सा चैप्टर, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली हालत है इसकी, क्योंकि इससे भाई बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये मत सोचो कि हम इसको कभी भी प्रिपेयर कर लेंगे, चैप्टर 1-2 लेंदी है, ऐसा नहीं करने का है, ठीक है। इसे आप अभी के अभी करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इसको एक बार में एक गो में पूरी रिकॉर्डिंग देखी है, ठीक है। नो एक्सक्यूज, एक्सक्यूज हैज नो यूजेस, एक्सक्यूजेस हैज नो यूजेस, ये चीज याद रखो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अटेंडेंस मुझे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी और अगर बाकी बातें तो हम बाद में कर लेंगे। तो देखो, अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है, सबसे पहली चीज तो हम बात कर लेते हैं WHO ने क्या एक डेफिनेशन बताई है। उनके अकॉर्डिंग ये है कि देखो भाई, तुम सिर्फ अगर देखने में बड़े डोले शोले हैं, सुंदर लग रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि हेल्दी हो। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली तुम्हें हर फॉर्म में फिट होना पड़ेगा। फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल, सोशल वेलबींग आपकी होनी चाहिए, तभी उसको हेल्थ बोलेंगे। यहां से क्या होता है, ये 1 मार्क्स की डेफिनेशन आती है बोर्ड्स में और आपका जो भी MCQs होते हैं वहां पे भी इसके एक एक वर्ड्स को थोड़ा आपका गायब करके पूछा जाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आगे में। आगे की हमारी कहानी क्या है कि देखो, सबसे पहले हमने क्या शुरू किया, फैमिली प्लानिंग शुरू की 1951 में। क्यों? क्योंकि भाई 47 में आजाद हो गया देश, तो लोगों ने आजादी का ज्यादा फायदा उठा लिया, पॉपुलेशन ऐसा स्पीड में बढ़ने लगी। तो 1951 में सरकार को लगा कि नहीं भाई, ये काम तो ठीक नहीं चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, फैमिली प्लानिंग शुरू की, जहां पे इनका एम सिंपल से इतना था कि भाई बच्चे कम करो, ठीक है। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि देखो, सिर्फ इतना जरूरी नहीं है, एक मदर का हेल्दी रहना जरूरी है, एक बच्चे का हेल्दी रहना जरूरी है, उनका मेंटली न्यूट्रिशनली फिट होना जरूरी है। जो एडल्सेंट हैं उनको अपनी बॉडी को लेके बहुत सारे इश्यूज होते हैं, फिजिक को लेके बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तुम देख ही रहे हो, ठीक है। तो पिंपल से लेके, हाइट से लेके, बियर्ड आने से लेके तो ये सारी चीजें एड्रेस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्डम, STDs। तो इसी फैमिली प्लानिंग को बाद में चेंज करके RCH प्रोग्राम कर दिया गया है। ये एक MCQ आता है, इसको आप याद रखेंगे। RCH प्रोग्राम किसे कहते हैं? फैमिली प्लानिंग को। क्यों? क्योंकि हमारे RCH के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई। तुमसे अगर कल को कोई पूछ ले कि RCH प्रोग्राम के अंदर क्या 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 है, जितना भी तुमने चैप्टर 2 और 3 में जितने टॉपिक पढ़े सब चिपका सकते हो, फ्रॉम इनफर्टिलिटी टू STD टू कॉन्ट्रासेप्टिव, मेंस्ट्रुअल साइकिल, सब कुछ तुम टॉपिक चिपका दोगे, RCH की प्लानिंग का आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, यहां पे दूसरी बात हमारे पास आ जाती है कि सबसे पहले ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेटा तुम्हारे एनसीईआरटी में पूरा ऐसे स्प्रेड करके है, बट मैंने इसको थोड़ा कंपाइल कर दिया है कि देखो, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, एकदम सडनली पॉपुलेशन का बढ़ जाना, ऐसे फटके वो हो जाना, ठीक है, उसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बहुत सिंपल सी चीज है, वो हमारे पास क्या है कि देखो भाई, ये अपनी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारी 1900 में 2 बिलियन है, ठीक है। उसके बाद हमारी 2000 में 6 बिलियन है, 2011 में 7.2, ये हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम भारतीय, ठीक है, सबसे भारी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पास क्या, इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी 350 मिलियन थी, 2000 में हमने कहा रुको, ऐसे कैसे इतनी स्पीड में चल रहे हो, ठीक है। 2-3 साल के अंदर हमने बिलियन में पहुंचा दी, ठीक है, जो बहुत ज्यादा है। 2011 में 1.2 बिलियन हम क्रॉस कर गए, ठीक है। उसके बाद 2011 में हमें पता चला कि देखो 2% से लेस हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब तुम्हें लग रहा होगा लेस वर्ड से करिए तो बहुत कम है, कम नहीं है। 2% से लेस मतलब फिर भी 1.7 1.8% इज वेरी हाई एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2011 गाइस। अब जरा सोचो कि आज के दिन में पॉपुलेशन रेट कितनी होगी, उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सारे डेटा, सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। तो हमें सिर्फ इसी को याद करना, आज का कोई भी डेटा आपका यूज नहीं होगा, तो गूगली मत करना, चैट GPT मत करना, जो डेटा यहीं पे है वही तुम्हारे डायरेक्ट आंसर में आप लिख के आना, ठीक है। तो बात यह है कि हर 6th पर्सन आज के दिन में इंडियन है, वो तुमको पता है। तुम कहीं भी घूमने चले जाओ, तुम पीछे मुड़ोगे, कोई ना कोई हिंदी में बोल रहा होगा और तुम्हें कान में आवाज आएगी, अरे ठीक है,
ये क्या, ये मैं इंडिया में फिर से कैसे पहुंच गया, अभी भी तो वहां की मैंने फॉरेन ट्रिप लेके आई थी, ठीक है। सो दिस हैपेंस। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर रैपिड पॉपुलेशन बहुत छोटे टाइम में अगर बढ़ जाती है, इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। ये बहुत कम आती है इसकी डेफिनेशन, बट ये डेटा आपका पूछा जाता है, तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा लर्न कर लेना, ठीक है। अच्छा, क्या क्या फैक्टर हैं जो आपकी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं? बेसिक फैक्टर की हम बात बता रहे हैं, नेटेलिटी मतलब बर्थ रेट, मोर्टेलिटी मतलब कौन कितना मर रहा है। अगर मृत्यु ज्यादा है तो भाई आपकी क्या होगी, पॉपुलेशन कम हो जाएगी वहां की। इमिग्रेशन, कितने लोग आ रहे हैं, इमिग्रेशन कितने लोग जा रहे हैं जॉब को करने। नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, देखो अगर आज के दिन में रिप्रोड्यूस करने वाले, शादी होने वाले ज्यादा हैं, तो आने वाले दिनों में उनके और बच्चे होंगे, मतलब आज के दिन में जितने इंसान हैं उससे ज्यादा आने वाले दिनों में बच्चे होंगे, ठीक है। तो यहां से यही आपकी चीज है। अच्छा, आपको बोला गया है कि रीजन क्या क्या है पॉपुलेशन इंक्रीज का। ये आपका बोर्ड्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई क्या बोल रहे हैं हम, मुझे पता नहीं है ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है अब बोर्ड्स के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक बहुत सिंपल चीज है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रीजन क्या है। देखो भाई, हम पहले गुलाम थे, ठीक है, गुलाम थे तो हमारे पास खाने को नहीं था, ठीक है, पूरा दिन अंग्रेजों की गुलामी करते थे, हॉस्पिटल थे नहीं, तो हमारी लिविंग कंडीशन बाद में थोड़ी सी बेहतर हो गई, बेटर लिविंग कंडीशन हमारी क्या हो गई, बेटर हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है डिक्रीज कर गए। क्यों, अगर हॉस्पिटल जल्दी इंसान पहुंच रहा है तो मौत कम होगी ना, ये 2 चीज हो गई, ठीक है। और मेडिकल फैसिलिटीज थोड़ी आपकी बेटर हो गई, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आपका बेटर हो गया, इंसान जो है थोड़े फ्री हो गए। तो ये आपकी 2 पॉइंट्स भी अगर आप लिख देंगे, MMR IMR का डिक्रीज होना, हमारी लिविंग कंडीशन बेटर होना, तो ये हमारे 2 रीजन इनफ है कि आपकी पॉपुलेशन क्यों बढ़ी थी। अब क्या ये अच्छी चीज है ना, इसमें तो हम कर नहीं सकते कि हॉस्पिटल बंद कर दें, लोग की मौत होने लगे, या फिर IMR MMR डिक्रीज कर दें, नहीं, हमारे पास दिमाग क्या है, हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करो भाई, कॉन्डम यूज करो, IUDs यूज करो, बट नहीं करना है लोग को, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। तो अब हम आ गए नेक्स्ट पे देखो, ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि जनरली आता नहीं है, बट पहले वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता था एक, वहां से आता था, ठीक है, बट तुम लोग जानते हो, बट मैंने सोचा चलो कनेक्ट कर देते, इसलिए स्लाइड है। अगर ये आपको नहीं भी लर्न रहेगी तो भी चल जाएगा पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इसमें लर्न करने कुछ है नहीं, तुमको पता है अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी गरीबी आएगी, खाने की कमी होगी, ठीक है। भाई नौकरी है कहाँ इंडिया में, ठीक है, लोग कत्ल कर रहे हैं, कोई किसी का बॉयफ्रेंड के पैसे लेके भाग रहा है, कोई किसी के पति के लेके पैसे भाग रहा है, कोई डाउरी के लिए मार दे रहा है, ठीक है। एजुकेशन की कमी है ये क्लियरली, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग ग्रीडी हैं, खुद मेहनत करके पैसे कमाते नहीं, इससे बड़ा क्या प्रूफ चाहिए। क्राइम रेट इतना हाई है, तो एजुकेशन तो ऑफकोर्स हमारे यहाँ पे नहीं है, गरीबी तो है ही है, इससे बड़ा क्या ही है। अब देखो, सिर्फ निर्मलता ही हमारे टैक्स बढ़ाती रहती हैं। अब आगे हम नेक्स्ट कि अगर हम देखो यही चीजें मतलब जितना अगर लोग ज्यादा रहेंगे तो हर चीज से प्रॉब्लम है ना, तो ये आपकी एक हो गई बेसिक लॉजिक। अब हम आगे देखो कि क्या क्या मेजरमेंट है जो हम ले सकते हैं एज अ सोसाइटी, कि जिससे कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी कम हो जाए। भाई रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, मौत आ जाएगी। मैंने एक बार पता है पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया और ऑडियो उड़ गई थी उसकी, बट अभी मुझे दिख तो रहे हैं वेब। भगवान जी प्लीज इस पर ऐसा मत करना हमारे साथ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज आ जाती है कि देखो सेक्स एजुकेशन अगर इंडिया में ला दो बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आएगी बात सेक्स एजुकेशन, लोग को लगता है सेक्स एजुकेशन का मतलब है स्कूल टीचर सिखाएंगे हाउ टू हैव कोइटस, व्हिच इज जस्ट डिफरेंट। तो इस वजह से लोग सेक्स एजुकेशन की बात करने पे ही कूट काट देते हैं, डॉक्टर से लेके NGO से लेके किसी को भी, बिकॉज पीपल डोंट इवन नो व्हाट इज सेक्स एजुकेशन। सो आई थिंक इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन होना चाहिए, दैट इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज सेक्स एजुकेशन दैट इज नीडेड पहले, उसके बाद फिर आप सेक्स एजुकेशन कर सकते हो, नहीं तो पेरेंट्स ही जाके बोल देंगे भैया हमारे लड़के को क्या सिखा रहे हो तुम, ठीक है। सो ये एक चीज है। अच्छा, हाउ इट विल हेल्प, क्योंकि देखो लोग को अपनी बॉडी के बारे में पता होगा, लोग को अपनी बॉडी से न्यूट्रिशन, तो एक अवेयर डिसीजन ले पाएंगे, लोग को कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पता होगा विच इज अ पार्ट ऑफ सेक्स एजुकेशन, सो इट विल लोअर, ठीक है। अच्छा, अवेयरनेस अगर ऑडियो वीडियो प्रिंट मीडिया क्या है, मतलब कि रेडियो पे देखते हो ना, तोता एक बोलता है कॉन्डम नहीं लगाया ताऊ जी, ऐसा कुछ तो करके बोलता है, ठीक है। तो आपका क्या है, विजुअल टीवी में एड्स आते हैं, तुम जितने भी उसके देखते हो, ठीक है। प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर में छपा रहता है, ठीक है। ये सारे गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज होते हैं जहां से आती है। अब आपको बोला गया है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और सेक्स रिलेटेड क्राइम के बारे में पता होना चाहिए। देखो लोग क्राइम इतने करते जा रहे हैं, बढ़ते इतने जा रहे हैं, लेकिन तब भी क्राइम के बारे में लोग खुल के बात नहीं करते हैं,
ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल। अब देखो यहाँ पे आ गया एजुकेट, हम क्या करेंगे, एसटीडीज के बारे में एजुकेट करना है लोग को, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में। तो लोग क्या होगा, किसी के साथ भी कोइटस नहीं करेंगे क्योंकि लोग कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बीमारियां बहुत हो रही हैं। एमनियोसेंटेसिस को बैन करा दिया जाए। व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, ये बहुत जरूरी है क्योंकि एमनियोसेंटेसिस से पता चल जाता है कि लड़का एक लड़की, अच्छा लड़की है तो चलो फिर ये धरती पे आके क्या करे, इसका तो गला ही घोट दे, ठीक है। भले ही लड़की अपनी लड़के से ज्यादा काबिल निकलेगी, लेकिन नहीं, हमको तो देना है दहेज, तो हम क्यों करेंगे, ठीक है। और किसी को अगर लग रहा है कि ऐसा है नहीं, बेटा बहुत है। अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि इससे बुक में है, नहीं, आसपास निकलो, ठीक है, आंखें खोलो। इफ समथिंग इज नॉट जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, डज नॉट मीन्स इट्स नॉट विजिबल, ट्रस्ट मी। ये आज के दिन में भी, विच इज वेरी वियर्ड कि आप 4th 5th 3rd क्लास से पढ़ते आ रहे हो। जब हम थे तब भी वही प्रॉब्लम पढ़ रहे थे स्टूडेंट, आज मुझे 10 साल पढ़ाते हो गया तब भी वही पढ़ा रहे हैं। सोच सकते हो कि इस सेक्टर में कितना कम ग्रोथ है, ठीक है। और उसके बाद वैक्सीन ड्राइव होनी चाहिए कि लोग का जो है सेफ रहे, ठीक है। और मिनिमम एज जो मैरिज की होनी चाहिए 18 होनी चाहिए गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए 21 होनी चाहिए, जो कि बहुत स्टेट में गर्ल्स की थोड़ी सी बढ़ा दी गई, बट आपको यही याद रखना है, ठीक है। चलो, ये देखो मेहंदी की डिजाइन है, जिसको मेरे लगाना होगा बता देना, बहुत सुंदर है भाई, ये आर्ट भी नहीं आती हमको। और हाँ बच्चों, लाइक कर देना अगर आपको क्लासेस पसंद आए प्लीज, ठीक है, क्योंकि जब थोड़े से अच्छे व्यूज रहेंगे तो मेरी टीम को फिर हम बोल पाएंगे कि मुझे और ही सारे चैप्टर के मुझे डालने हैं, नहीं तो वो लोग कहेंगे हटो जी, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमारे पास क्या, देखो बर्थ कंट्रोल है क्या, बर्थ कंट्रोल प्रिवेंटेटिव मेथड है जहां पे हम जो है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब किसके कितने बच्चे हो रहे हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। क्या यहाँ से डेफिनेशन आएगी, ये लर्न करने के लिए। देखो हम मार्क कर दे रहे हैं जो चीज तुम्हें लर्न नहीं करना है, जो चीज सिर्फ समझना है, ठीक है। और उसके बाद में बोला गया कि देखो एक डिजायरेबल, जो अगर बर्थ कंट्रोल, अगर तुम्हें कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करनी है तो उसकी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहली तो जो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए बेटा, वो होनी चाहिए कि वो आपकी इफेक्टिव हो, मतलब काम करे ना। ऐसा ना हो कि चिंटू ने यूज कर लिया कोई कॉन्ट्रासेप्टिव, अब उसके बाद भी उनके बच्चे हो गए, तो फिर तो नहीं मतलब है ना। इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल नहीं होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब है जिसको हम जब चाहें तब हटा दें। अगर कोई एक इंसान है, कोई एक कपल है जिनकी अभी भी शादी हुई है, अब उनको अभी तुरंत बच्चे नहीं चाहिए 2 साल, इसका मतलब ये नहीं कि अगले 4 साल बाद भी नहीं चाहिए ना, तो रिवर्सिबिलिटी पॉसिबल है, होना चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, कोई फिजिकल एक्टिविटी को इंटरफेयर ना करे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के जो है, यहाँ पे हम पॉइंट्स में लिख दे रहे हैं, ठीक है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, आइडियल, हम ब्लैंक स्लाइड पे इसको लिख दे रहे हैं। सो आई विल डिलीट दिस पेज फ्रॉम द नोट्स एंड आई विल शेयर दिस विथ यू, ठीक है। हम तुम्हें नोट्स ये मिल जाएगी, समझे जमीला, कितना मजा आता। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, जब तुम्हारे कमेंट्स भी मुझे दिख रहे होते, बट कोई नहीं, तुम रिकॉर्डिंग में कमेंट्स लिख देना, हम तो पढ़ती हैं बैठ के, हम रिप्लाई देके कमेंट्स में इंटरटेन हो लेंगे। सबसे पहली चीज यूजर फ्रेंडली, भाई इंसान को यूज करना आना चाहिए, है ना। अब वो मालपुए बनाने जितना टफ तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अफोर्डेबल, ऐसा ना हो कि अफोर्डेबल, ठीक है, ऐसा ना हो कि अब तुमको अगर इंटरकोर्स करना है, अब तुमको एक कॉन्ट्रासेप्टिव खरीदना है, तुमको अब जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी, ठीक है, इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए। इजीली अवेलेबल, हमको नेपाल ना जाना पड़े लाने, मिल जाए। रिवर्सिबल, ये तुम्हारे बोर्ड्स का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, रिवर्सिबल, ठीक है। और रिवर्सिबल मतलब जब चाहे तब उसे हम एंड भी कर सके। इफेक्टिव होनी चाहिए भाई, काम भी करे। एक और चीज है, डज नॉट, शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव, शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव। मतलब ऐसा ना हो कि फिर इंसान ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव हो, उसको लगाने के बाद फिर इंसान को इंटरकोर्स ही नहीं करना, तब तो फिर मतलब ही क्या है, फिर तो बिना कॉन्ट्रासेप्टिव के ही इनके जीवन में काम चल जाएगा ऐसे लोग के। चलिए आगे आते हैं। आगे हमारी कहानी क्या है कि देखिए कुछ कुछ बर्थ कंट्रोल मेथड है जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्लाइड्स मैंने बहुत तगड़ी बनाई है, ठीक है। देखो मेरे पास बटरफ्लाई भी है, खैर आ गया हो।
सो अब हमारे पास क्या है, मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल में हमारे पास एक आ जाता है नेचुरल। नेचुरल का मतलब इसमें कोई दवा ववा नहीं लगनी है, कोई इंजेक्शन नहीं लगना है, बस इसमें हमको अपना दिमाग यूज करना है जो कि भगवान ने दिया है, ठीक है। तो नेचुरल मेथड तुम्हारा हो जाएगा। दूसरा है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड में तुम्हारे पास बैरियर हैं, आईयूडीज हैं, ओरल हैं, इंजेक्टेबल हैं, इम्प्लांट हैं, सर्जिकल हैं, इतने सारे तुम्हारे हैं इंड्यूस्ड में। बट हम सबसे पहले करेंगे ये नेचुरल वाला, एब्स्टेंस, विथड्रॉल एंड लैक्टेशन। ध्यान से सुनना, इनका वर्किंग प्रिंसिपल से घुमा घुमा क्वेश्चंस आता है, तो अगर आपको सिर्फ नाम पता है कैसे होता है तो मतलब नहीं आता। देखो बायोलॉजी एक ऐसी चीज है ना जो हमको लगता है अरे वाह आती तो है, बट जब हम क्वेश्चन लिखने बैठते हैं फुल मार्क्स तब भी नहीं आते हैं। सो इट्स अ इल्यूजन, है ना। अदर सब्जेक्ट्स विल एटलीस्ट लेट यू नो कि ये चीज तुम्हें नहीं आती, तुम खौफ में जियोगे। बायो में तुम डिल्यूजन में रहोगे, डिल्यूजन में रह रहे कि मार्च में जब बैठोगे कहोगे हाय मम्मी क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है। ऐसा तुम्हारे साथ हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं, हमारे पास है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड हमारे पास क्या है, एब्स्टेंस। दूसरा हमारे पास क्या है, विथड्रॉल। तीसरा हमारे पास क्या है, लैक्टेशनल एमनेरिया, ठीक है। वी हैव 3, विथड्रॉल, लैक्टेशनल एमनेरिया और ये। रुक जाओ, मेरे आंख पे थोड़ी लाइट पड़ रही है, हम 2 बल्ब थोड़ी बंद कर दें जिससे क्लास की क्वालिटी पे नहीं फर्क पड़ेगा, बट मेरी अंधे नहीं होंगे थोड़ा सा, जिससे तुम्हारे आगे के लेक्चर्स भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। मेरे मन में ख्याल है, ठीक है, वो ख्याल हम बताएंगे तुम्हें क्या है। चलिए, सो एब्स्टेंस है, विड्रॉल है, लैक्टेशन है। एब्स्टेन का मतलब होता है टू प्रिवेंट समथिंग, कोई चीज ना करना। कहते हैं ना आई एम अब्सटेनिंग माई सेल्फ फ्रॉम द स्वीट, मतलब मेरे को मीठा नहीं खाना है। दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ एब्स्टेंस। तो एब्स्टेंस में यहाँ पे हम लोग करते क्या है, यहाँ पे बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई, ठीक है। लॉजिक क्या है, लॉजिक इज एज सिंपल कि अगर मान लो एक फीमेल का कॉन्ट्रासेप्टिव साइकिल है, ये मान लो तुम्हारा डे 1 है, ये आपका डे 14 है, ये है डे 28, ठीक है। तो होता क्या है, जो 10th डे होता है उससे लेके जो 17th डे होता है, इसी में एक्चुअली स्पर्म और ओवा के मिलने के चांस होते हैं। क्यों, क्योंकि 14th डे पे ओवर रिलीज होता है, तो 2-3 दिन से ज्यादा स्पर्म और ओवा नहीं सर्वाइव करेंगे, ओवा तो और पहले चला जाता है। तो अगर स्पर्म अकेला बाद में पहुंच भी जा रहा है तो भी उनके बॉडी में कोई झंझट नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओवर रहने कोई चांस ही नहीं है। 17th डे के बाद नो ओवा, और ना ही 10th के पहले कोई ओवा तुमको मिलना है बॉडी में। मतलब बॉडी में मिलेगा बट ओवरी के अंदर मिलेगा, फैलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं मिलेगा। और स्पर्म की जो यात्रा है वो सिर्फ जो है आपकी फैलोपियन ट्यूब तक रहती है, ठीक है। तो इट इज लाइक कि तुम पता कर लो भाई लड़की कब आने वाली है, लड़के को अपने भेजो ही ना, मिले ही ना। इट्स लाइक द पीकू मी भी, ठीक है। किसी ने देखी होगी तो अनुष्का शर्मा जाती है और वो उस पे चिट्ठी पे लिखा रहता है कि मैं नहीं आ सकता, मैं तुमसे मिल नहीं सकता, ठीक है, ऐसा करके हुआ रहता है। सो अब भाई उनकी शादी वादी हुई नहीं, तो वही सेम चीज यहाँ पे कि स्पर्म जाएगा इसके पहले तो भी नहीं मिलेगा, इसके बाद भी जाएगा तो भी नहीं मिलेगा। बट ये जो 10th to 17th डे है, इसी में ही अपना मामला खराब हो सकता है, क्योंकि ये है फर्टाइल पीरियड। खैर यहाँ पे भी हम 1-2 दिन सेफ पीरियड लिए हैं, बाकी 10th डे पे भी मुश्किल ही रहता है फर्टाइल पीरियड, ठीक है। तो फर्टाइल पीरियड में हमें अब्सटेन करना है, मतलब इंसान को, उस कपल को जिसको चाहिए कि भाई बच्चे ना हो, वो इंटरकोर्स ना करे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, ये क्या है, इट्स अवॉइडिंग इंटरकोर्स ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड विच इज 10th to 17th डे। यहां पे क्या होगा, यहां पे फिर क्या होगा, यहां पे बेसिकली हम चांस ऑफ मीटिंग हटा रहे हैं, ठीक है, कि हम तुमको मिलने नहीं देंगे, हमने साजिश की है, ठीक है। तो दिमाग ही लगाया और तो कुछ किया नहीं है। विड्रॉल, विड्रॉल में क्या होता है, ठीक है। विड्रॉल में एक बहुत सिंपल सी चीज होती है कि ये फीमेल का अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, ये वजाइना है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, वजाइना है। अब यहाँ पे पीनस इंसर्ट हुआ, तो पीनस इंसर्ट होता है जब कॉपुलेशन होता है, तो थोड़ा कुछ मिनट बाद स्पर्म रिलीज होता है। ऐसा नहीं होता है कि हाँ ये वजाइना है, ये पीनस है, तुरंत टच हुआ ओ बूम, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इट टेक्स फ्यू टाइम, इट चेंजेस बाय एवरी मैन एंड एवरी टाइम, ठीक है, देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर इट, बट हाँ तुरंत तो होता नहीं है। तो होता क्या है कि अगर मान लो स्पर्म जैसे मान लो यहाँ रिलीज होने वाला है, यहाँ आया ये यूरेथ्रल मीटस में आने वाला है, उसके पहले पीनस को हटा लिया जाए, वहां से विथड्रॉ कर लिया जाए, ठीक है, दैट विल बी विथड्रॉल मेथड, ठीक है। तो जब सीमेन जो है वजाइना में गया ही नहीं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में गया ही नहीं, बाहर में कहीं रिलीज हो गया, तो आगे में तो कोई झंझट ही नहीं है। समझ रहे हो बात को, तो वही चीज है, इट इज विथड्रॉल ऑफ पीनस फ्रॉम द फीमेल बिफोर इजैकुलेशन। ये टेबल मैंने अपने हाथों से एक वर्ड लिखा है, ठीक है, बहुत अच्छी है, इसको कर लेना। तो यहां पे भी कोई चांस नहीं है। अब हम आ गए नेक्स्ट मेथड पे, विच इज लैक्टेशनल एमनेरिया। एमनेरिया, ठीक है। एमनेरिया की मतलब होती है कमी, किसी चीज की कमी होना।
अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सिंपल चीज होती है, अगर मान लो ये, लेकिन हर फीमेल में लैक्टेशनल एनीमिया नहीं हो सकता, ये उन्हीं फीमेल में हो सकता है जिन्होंने अभी तुरंत तुरंत किसी बच्चे को बर्थ दिया। मान लो ये अपनी है पिंकी, अब इनने एक बेबी को बर्थ दिया है, जब से ये बर्थ दिया है तो इस बच्ची को मिल्क पिलाने के लिए इनकी बॉडी में प्रोलैक्टिन बहुत हाई होगा। जब प्रोलैक्टिन बहुत हाई होगा जिसकी वजह से इनकी बॉडी में एफएसएच बहुत लो होगा और एलएच बहुत लो होगा। ठीक है, चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट है ये। जब एफएसएच एलएच लो होगा तो इनकी बॉडी में कोई ल्यूटियल फेज मतलब जो है क्या होगा, ओवर रिलीज ही नहीं होगा। तो जब ओवर रिलीज नहीं हो रहा है तो इनकी बॉडी में ओवर आएगा ही नहीं, तो स्पर्म चाहे जितना चाहे कोई दिक्कत नहीं, कितने दिन तक, बट ये मैक्सिमम सिर्फ 6 महीने तक एप्लीकेबल रहता है। तो ये सिर्फ जो मदर इंटेंस लैक्टेटिंग करा रही होती, मतलब जो मदर अपने बच्चे को फीड करा रही होती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती हैं, उनको तुरंत प्रेग्नेंट होने के उनके चांसेस कम होते हैं, बट इसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो 6 महीने होती है। लेकिन ये फेल कभी भी हो सकता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है भाई, ये 6 महीने कोई गारंटी नहीं। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड ओवुलेशन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर पार्चुरेशन। ठीक है, समझा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक बहुत सिंपल सी चीज है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड ओवुलेशन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर पार्चुरेशन। ठीक है, क्यों, रीजन क्या है, प्रोलैक्टिन हाई होता है, प्रोलैक्टिन हाई, एफएसएच एंड एलएच लो, सो क्या होता है, नो ओवुलेशन। अब आप सोचेंगे कि भाई साहब क्या तगड़े मेथड है। ठीक है, ये जो तीनों मेथड हैं ये तीनों हाई रिस्क हैं, इनके फेलियर के चांस इतने तगड़े होते हैं ना कि पंगा नहीं लेने का बॉस, इसके भरोसे मत रहो। पूछो क्यों। अब आप इसमें क्या है, एब्सटेन वाले में, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स को पीसीओएस पीसीओडी बहुत कॉमन है, तो किसी के डेज वेज पता ही नहीं रहते हैं, कौन सा 10th है, कौन सा 17th है, कब साइकिल ऊपर नीचे हो रही है। तो एब्सटेंस वाले पे भी नहीं रिस्क ले सकते हो। ठीक है, और किसी फीमेल का बहुत रेगुलर ही है बट स्ट्रेस की वजह से इरेगुलर हो सकता है साइकिल, देन इट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। विड्रॉल में क्या होता है, मेल को बहुत बार पता नहीं चलता और विड्रॉ नहीं कर पाते हैं तो भी सीमन रिलीज हो जाता है ना। और लैक्टेशन एरिया में वही है कि मैक्सिमम 6 मंथ तक है, लेकिन मिनिमम कितनी है उसकी गारंटी नहीं है, तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, यहां से आपका इंड्यूस वाला हो चुका है, मतलब कि यहाँ पे अब हम जो है दिमाग के अलावा भी चीजें यूज करेंगे। देखो बैरियर मेथड में आ जाते हैं, जिसमें एक आ जाता है मेल कॉन्डम, एक आ जाता है फीमेल कॉन्डम। मेल कॉन्डम को हम लोग कॉन्डम बोलते हैं, फीमेल कॉन्डम को सर्विकल कैप, वॉल्ट या डायफ्राम बोलते हैं। देखो हम अक्सर करके हमें ये लगता है कॉन्डम सिर्फ मेल के लिए आता है, बट फीमेल के लिए भी आता है। सर्विकल कैप, वॉल्स और डायफ्राम, ये 3 चीजें हमारे पास होती हैं। मेल कॉन्डम फीमेल कॉन्डम में डिफरेंस क्या होता है, मेल कॉन्डम को हम लोग रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी नॉट रीयूजेबल, ये रीयूजेबल नहीं है। फीमेल कॉन्डम रीयूजेबल है, लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, मेल कॉन्डम जो है एसटीडी से प्रिवेंट करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से भी प्रिवेंट करता है। रबर या लेटेक्स का बना होता है, पीनस को कवर कर लेता है। जैसे मान लो पीनस है, इसके ऊपर अगर किसी ने रबर या लेटेक्स लगा दिया कवरिंग ऐसे, तो जो भी मीडियम रिलीज होगा इसी के अंदर तो रिलीज हो गया, इसको निकाल के बाहर फेंक दो। तो वही सेम लॉजिक यहाँ पे है कि रबर या लेटेक्स से पीनस को कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका स्पर्म और ओवा मिल नहीं पाता। ठीक है, बैरियर लगाते हैं जैसे रोड पे, वैसा वाला कहानी यहाँ पे हो गया। अच्छा, फीमेल में किस पे यूज करते हैं, वजाइना या सर्विक्स पे लगा लेते हैं। ठीक है, वजाइना, सपोज ये वजाइना है, यहाँ पे अंदर इसे कवर कर दो, सर्विक्स कवर कर दो, तो अगर पीनस जाएगा भी तो इसी के अंदर रहेगा, तो भी आप उसको निकाल के बाद में फेंक सकते हो। ठीक है, बट द मेन थिंग इज कि हमेशा मेल कॉन्डम ही हमने सुना है, क्योंकि वो एसटीडी प्रिवेंट करता है, जो कि एक मेन टारगेट होता है लोग का कि भाई हमें किसी से हेपेटाइटिस बी और HIV नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम आ गए नेक्स्ट पे। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि ये जो कॉन्डम है, ठीक है, इन्हीं के साथ में स्पर्मिसाइडल क्रीम्स और जेलीज यूज होते हैं। ठीक है, स्पर्मिसाइडल, ये जो भी हम पॉइंटर्स लिखा रहे हैं सब हिडन पॉइंटर्स एनसीईआरटी के, सबसे क्वेश्चन आते हैं। क्रीम्स, जेलीज और फोम्स होते हैं। फोम्स आर यूज्ड टू इंक्रीज efficiency of contraceptive।
हाउ, ये स्पर्मिसाइडल मतलब स्पर्म को किल करते हैं। जैसे मान लो कॉन्डम है, इसी के साइड साइड में जेलीज और वो भी लगा दूं, अगर मान लो कॉन्डम से कोई चीज रिलीज भी हो रही है तो भी बाहर जाए तो वेजाइना के थ्रू वो आपकी फ्लोट करके आगे ना जा पाए, ठीक है, मर जाए वहीं पे। मतलब अगर लीक हो तो उसका भी जुगाड़ हमने करके रख दिया है। समझा बात को? अब हम आ गए आगे में। आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है? आगे हमारे पास कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर सा है, बहुत तगड़ा सा है, ठीक है। और ओके, आईयूडीज। आईयूडीज में हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं बेटा। एक हमारे पास आता है नॉन मेडिकेटेड, एक हमारे पास आ जाता है मेडिकेटेड, एक हमारे पास आ जाता है कॉपर रिलीजिंग, ठीक है। ये तीन है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आईयूडीज का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, मतलब यूट्रस के अंदर निकाला लगाया जाएगा। इट इज ओनली फॉर फीमेल और ये मोस्ट वाइडली यूज इन इंडिया है। हम देखो यहाँ पे अक्सर गलती करते हैं, हमें लगता है कि कॉन्डम सबसे ज्यादा यूज होगा, ठीक है, बट आपका यही होता है यूज। निरोध पॉपुलर मेल कॉन्डम का ब्रांड है, ये भी याद कर लेना, एनसीईआरटी में दिया है, विच इज बाई योर कंपनी HCLL करके, ठीक है। जो है निरोध करके आता है। हाँ, तो हम क्या बता रहे थे? बता रहे थे आईयूडीज। आईयूडीज हमने बोला कि सबसे ज्यादा वाइडली यूज जो होती है वो आईयूडीज है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है। इट इज फॉर फीमेल ओनली, नॉट फॉर मेल, क्योंकि इंट्रायूट्राइन, अब यूट्रस कहाँ मेल ले आएंगे, कहाँ से उधार ले पाएंगे भाई, उनके पास वही नहीं है। सो अब क्या है कि इसमें तीन होते हैं। एक होता है नॉन मेडिकेटेड जिसको लिप्स लूप बोलते हैं। इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये स्पर्म की फैगोडाइसिस मतलब स्पर्म को किल कर देते हैं, उस तरीके से काम करते हैं। तो इनका बहुत सिंपल सा है। अच्छा, आईयूडीज चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, तीन के तीनों को आपके जो है डॉक्टर्स ही इसे इंसर्ट कर सकते हैं फीमेल की वेजाइना के थ्रू यूट्रस के अंदर, ठीक है, सेल्फ इंसर्टेड नहीं है। और जो हम आ जाते हैं इस पे हार्मोन रिलीजिंग में, दो याद रख लेना, LNG-20 प्रोजेस्टासेट, मेरीना छोड़ देना। ये क्या करता है? ये आपके सर्विक्स के अंदर, ये मान लो देखो थोड़ा बहुत स्पर्म को ना सब किल करते हैं, हल्की फुल्की स्पर्मिसाइडल कैपेसिटी हर एक आयोडीज में होती है। ये क्या करते हैं? यहाँ पे सर्विक्स के अंदर इतना म्यूकस थिक बढ़ा देते हैं कि स्पर्म यहाँ से ढंग से जा ही नहीं पाता है और यहाँ का इन्वायरमेंट खराब कर देते हैं। तो इम्प्लांटेशन से लेके हर कुछ खराब हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिखा है, क्रिएट अ हॉस्टाइल इन्वायरमेंट फॉर द सर्विक्स एंड अनसुटेबल इन्वायरमेंट फॉर इम्प्लांटेशन, मतलब इम्प्लांटेशन और ये अनसुटेबल हो जाता है, ठीक है। कॉपर टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड, ये पैराग्रेड हटा दो, ये तीन एग्जांपल याद कर लो, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। तुम लोग को दिख भी रहा है कि नहीं? ठीक है। अब देखो ये क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो मैंने जो यूनिक प्रॉपर्टी वो लिखाई है कि ये स्पर्म की मोटेलिटी को, कॉपर आयन क्या करते हैं, स्पर्म की मोटेलिटी को स्लो कर देते हैं। अब बेचारा जा रहा है पहुंचने में ही, तब तक तो वो भाग जाएगी, बोलेगी भाई सुन, इतना भी हम तेरा इंतजार नहीं कर सकते, हम चले, ठीक है। तो स्पर्म मोटेलिटी अगर स्लो है, और वहां पहुंच जाते हैं तो भी इनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इतनी खराब है कि फर्टिलाइज नहीं कर पाते। तो वो लाइक इसके लिए हमने इतना वेट किया, ठीक है। सो अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन होता नहीं है, तो ये एक अच्छा बेहतर चीज हो जाती है। याद रख लेना, देखो ये ये सप्रेसिंग क्या बोलते हैं, इस सप्रेसिंग योर स्पर्म मोटेलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज फॉर कॉपर आयन। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, हम थोड़ा सा साइड हो चुके हैं, ठीक है, आईयूडीज के बारे में, ठीक है। अगर आपको मेरी शक्ल के साथ भी लेना है तो भी ले सकते हैं, लेकिन साइड में दिखेगा ही नहीं, चलो कहीं और दिखा देंगे, बोल रहे हम शक्ल के चक्कर में खराब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा ये चीज जरा ध्यान से सुनो, हमारे पास एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, एक हमारे पास जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हमारे पास है, एक इंजेक्ट है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट है। मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो कि दवा के फॉर्म में खाई जाती है, एक होती है इंजेक्ट जो कि इंजेक्शन लगाया जाता है, एक होता है इम्प्लांट। ये तीनों को हम एक साथ पढ़ाएंगे क्योंकि तीनों की वर्किंग सेम ही है। अब जरा सुनो ध्यान से, हमने क्या बोला, हमारे पास तीन चीजें, एक है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एक है इंजेक्ट, एक है इम्प्लांट्स। देखो ओरल को हम लोग जनरली पिल्स बोलते हैं, इंजेक्ट को क्या करते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में लगाया जाता है,
ये समझा रहे थे, बाकी इसके नोट्स पीछे है। इम्प्लांट को यहीं पे स्किन के आगे ऐसे इम्प्लांट कर लेता है, स्किन के क्यूटिकल के नीचे, ठीक है, इसको इम्प्लांट किया जाता है। देखो इन तीनों में एक चीज कॉमन होगा कि हम जो यूज करेंगे मटेरियल वो या तो प्रोजेस्टेरॉन अकेले होगा, ध्यान से सुनना इस चीज को बचुआ, सो मत जाओ, और या फिर प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा। चमक रहा है कि नहीं? अगर किसी ने कमेंट नहीं किया घर आके मारेंगे। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन ऐसे आएंगे, गुच्छी याद भाई तुम मेरे से रेविकेशन का स्टेप भी नहीं हो पा रहे, ठीक है, कुछ तो बढ़िया मस्त करते हैं, उसी स्टाइल में आएंगे, पॉइंट यही है, ठीक है, और आके गोटे इशारा करेंगे हम भी। सो प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है, स्पेलिंग उड़ गई है बट कोई नहीं, अभी तुम हटाओ। पॉइंट इसके हम या तो प्रोजेस्टेरॉन का हाई कंसेंट्रेशन यूज करते हैं, उसी को चाहे गोली के फॉर्म में तुमको दे दी जाए या इंजेक्शन के फॉर्म में कचाक, या फिर स्किन के अंदर इम्प्लांट के फॉर्म में दे दी जाए, लेकिन कभी भी एस्ट्रोजन अकेले नहीं यूज होगा, इस चीज का याद रखना। एस्ट्रोजन की अकेले औकात नहीं है इस पिल के फॉर्म में काम करने की, ठीक है, उसका भी लॉजिक हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो अब होता क्या है, अब पहले आप सोचोगे मैम इतनी भी डाइवर्सिटी इसके अंदर लाई तो लाई क्यों? क्योंकि पिल्स हर दिन खानी पड़ती है, मतलब अगर किसी का पीरियड लेट से आज शुरू हुआ है तो आज के 5 दिन छोड़ दो, विद इन 5 डेज शुरू करना है, पूरे के पूरे 21 दिन तक खाना है, फिर 7 दिन का गैप देना है, 6-7 दिन का, 1 हफ्ते का फिर से स्टार्ट करना है, ठीक है, और एक भी दिन गैप किए तो गया, फिर इंसान प्रेग्नेंट ही हो जाएगा। तो इसको डेली खाना है, इसको मंथ में इंजेक्शंस लगाने होते हैं, ये 1-8 साल के लिए 6 महीने के लिए फुर्सत हो जाती है। सो इट्स अबाउट ड्यूरेशन कि जिसको क्या किसको लग रहा है कि नहीं आई एम कंफर्टेबल, हम यहाँ स्टिक लगा के चल लेंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को हम डॉक्टर हमारे पास अवेलेबल है हम चिपका लेंगे तो दिक्कत नहीं, किसी को है नहीं भाई गोलियां हम गटका लेंगे, सो इट्स योर प्रेफरेंस, ठीक है, बट ये 3 चीजें अवेलेबल है। अब देखो ये वर्क कैसे करती है, वर्क इसका बहुत सिंपल सा है। प्रोजेस्टेरॉन की अब सोचो कोई गोली खा ले, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की गोली खा ले, तो बॉडी को क्या लगेगा, लेट्स से ये डे 1 है, ये डे 28 है, ठीक है, अब ये 7 दिन के बाद से यहीं से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई है, ठीक है, ये यहीं से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इतना हाई है, तो बॉडी को 14th डे पे भी लगेगा कि भाई इतना प्रोजेस्टेरॉन हाई है, मतलब ऑलरेडी ये इंसान प्रेग्नेंट है या फिर इसका ल्यूटियल फेज चल रहा है, तो मुझे जरूरत ही नहीं है ओवर रिलीज करने की, ठीक है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या होता है, तो जब ओवर रिलीज ही नहीं हो रहा है तो इम्प्लांटेशन कहां से होगा, ठीक है, और सर्विकल म्यूकस थिक हो जाएगा, स्पर्म अगर फर्टिलाइज होके भी आ जा रहा है तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, ठीक है, क्योंकि बॉडी बिहेव्स लाइक कि हाँ भाई ल्यूटियल फेज है, प्रेगनेंसी ऑलरेडी चल रही। इसका पता होता क्या है कि जब यहाँ अगर आपको याद हो 15 डे के आसपास हमारा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता था, तो एंडोमेट्रियम की एक्स्ट्रा थिकनिंग 15 दिन से शुरू होती थी, यहाँ पे हम 7वें दिन से शुरू कर रहे हैं, तो सोचो एक फीमेल के अंदर कितना उसकी बॉडी का न्यूट्रिशन एंडोमेट्रियम की थिकनिंग बना दे रही है, तो जिसकी वजह से बॉडी बहुत वीक हो जाती है, क्योंकि बॉडी को जहां सिर्फ 13 दिन हर महीने प्रिपेयर करती है, तब किसी इंसान को इतना ब्लीडिंग आता है, जान निकल जाती है, ठीक है, कितना पेन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो सोचो अगर उस इंसान को यहां से शुरू हो जाए तो उसकी बॉडी का न्यूट्रिशन आयरन कितनी डिफिशिएंट हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं, जो दवाइयां होती है ना 21 दिन तक खाना है, बाकी स्टार्ट वाले 7 दिन पे नहीं खाना है, इसी में आयरन टेबलेट्स, उसी में 28 दिन के ऐसे पत्ता आता है, उसके अंदर ऐसे आयरन टेबलेट्स भी दी होती है कि आपको खाने की आदत बनी रही है और डिफिशियंसी भी आ जाता है। ऐसे लोग को जो है क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये तो एक मैंने आपको बता दी, वही हम आपको क्या बताया, इनको एस्ट्रॉइडियल पिल बोलते हैं, या तो प्रोजेस्टेरॉन होगा, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होगा, ये ओ ही लिखा है बट यह है एस्ट्रोजन ही, ठीक है। ये क्या करता है, एंट्री स्पर्म की रिटार्ड कर देता है या बंद ही कर देता है, क्यों, क्योंकि सर्विकल म्यूकस को थिक कर देता है, ओवुलेशन होता नहीं है, इम्प्लांटेशन को भी अल्टर कर देता है। ये चारों चीजें याद रखना, अक्सर करके बच्चे नो ओवुलेशन याद रखते हैं बट इम्प्लांटेशन और सर्विकल म्यूकस और ये एंट्री, ये वाला पॉइंट गलत करते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया है, इनहिबिट एंड रिटार्ड स्पर्म, ठीक है, याद रखना। स्पर्म की एक तो कॉपर आयन कर रहा था, बाकी की यहां भी हो रही है, ये भी का सेम प्रिंसिपल है, इसका भी इंजेक्ट का भी सेम प्रिंसिपल है, इसका भी सेम प्रिंसिपल है। तुम्हारे 3 टॉपिक हो गए, ठीक है। ये 21 दिन तक के लिए 7 दिन का गैप दिया जाता है, ये हर 2-3 महीने पे, ये आपके सालों तक चल जाता है। देखो एक एक्स्ट्रा टाइप की पिल होती है, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में, इसका प्रिंसिपल थोड़ा अलग होता है, इसको बोलते हैं सहेली, ये नॉन स्टेरॉइडल पिल है, ठीक है। ये हफ्ते में 1 बार लिया जाता है, इसका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, ठीक है। ये बेटर पिल है, ये CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, ठीक है, में बनाई गई है। ये बेटर है क्योंकि हफ्ते में 1 बार खाना है और उतना फीमेल को एग्जॉस्ट नहीं करती, क्योंकि ऐसा उतना प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई करके और उस तरीके से इनका वर्किंग नहीं रहता है, ये मेनली इम्प्लांटेशन को अल्टर करते हैं, ठीक है। ओवुलेशन हो भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। बट खैर अगर पिल्स पूछा जाए तो आप इसी वाले प्रिंसिपल को चक्का क्या हो गया, अनटिल अनलेस सही मेंशन ना किया गया रहे। अच्छा एक चीज को याद रखना, अगर मान लो इसी इमरजेंसी पिल एक आती है कि कोइटस के बाद, ये सारे मेथड तो मैंने आपको बता दिया, किसी इंसान ने क्वाइटस नहीं किया उसके पहले क्या, बट कभी कभी कैजुअल इंटरकोर्स हो जाता है लोग का, अनप्लान्ड हो जाता है, नहीं मिला कॉन्डम, व्हाटएवर रीजन, ठीक है, या फिर आपको पता है कि इतने सेक्स रिलेटेड क्राइम्स भी हो रहे हैं, तो उस केस में भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो वो एक हमारे पास होती है इमरजेंसी पिल, ठीक है, जिसको आई पिल बोली जाती है। उसमें भी एक चीज को याद रखो, आई पिल होती है उसमें बेसिकली यही जो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन होता है इसी का हाई डोज होता है, ठीक है। एक और चीज जो एनसीईआरटी में बहुत हिडन लिखा है, जो कि नीट का क्वेश्चन है और बच्चे इसको अक्सर गलत करते हैं, आई एम टेलिंग यू, आपने शायद पढ़ा भी होगा ये चैप्टर तो भी आप ये चीज ध्यान नहीं दिए होगे, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि आपको ये बात पहले से पता थी कि नहीं। जो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं, आईयूडी है, उसको भी अगर इंटरकोर्स के 72 घंटे के अंदर अंदर लगा दिया जाए किसी फीमेल के अंदर, सो इट ऑल्सो वर्क्स एज इमरजेंसी पिल, ठीक है। सो ये देखो मैंने यहाँ पे इसको कंबाइन करके लिख दिया है, तुम नोट्स पढ़ोगे बहुत बेहतरीन है, ठीक है, ये हमारे हैं एफर्ट, ठीक है। बस मैंने अनअकैडमी का टेम्पलेट यूज किया है, बाकी इसमें एक मेहनत अनअकैडमी की नहीं है, ठीक है, टेबल सारी हमारी है, ठीक है, बस क्योंकि अनअकैडमी का जो हमको उन्होंने स्लाइड दी थी, हमने कहा भैया इससे तो नहीं पढ़ा सकते हम, ठीक है, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बट दिस इज रियली गुड। सो आई एम टेलिंग यू, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, क्यों इतना फेक रहे हैं हम इसलिए फेक करें कि मैंने एक एक पॉइंट एनसीईआरटी के इसमें घुसाई है, मेहनत बहुत लगी है, तो आप भरोसा करो, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो, कमेंट सेक्शन में एकदम तारीफों के पुल बांध दो कि हम बस हर दिन एक एक चैप्टर पूरी बायोलॉजी खत्म करते हैं पीवाईक्यूज के साथ, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं वैसेक्टॉमी, इस पे बर्थ कंट्रोल पे आ जाते हैं, ठीक है। बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल की अगर हम कहानी पे आ जाए तो उसकी कहानी क्या है, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। हाँ बर्थ कंट्रोल में, अच्छा देखो सारे डायग्राम एनसीईआरटी से एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है, पहचानने को आता है। एक होता है वैसेक्टॉमी, होता है ट्यूबेक्टॉमी, वास्ट डिफरेंस को, ये देखो वास्ट डिफरेंस को ही कट करके टाई कर दो, तो अगर आपको याद हो वास्ट डिफरेंस ही अल्टीमेटली इजैकुलेटरी डक्ट में जाता था, तो अगर वास्ट डिफरेंस ये रास्ता है, अब यहीं पे हमने कट करके इसको टाई कर दिया, यहाँ पे टेस्टिस, अब यहाँ से स्पर्म आएगा यही रह जाएगा ना, आगे जाएगा ही नहीं, तो क्या होगा, यूरेथ्रा से स्पर्म निकल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या होगा फिर, तो सीमेन जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, पार्ट ऑफ वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वैसेक्टॉमी, इसी को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं हिंदी में, नसबंदी, ठीक है। सो ये एक चीज होती है, इसमें क्या होता है कि सीमेन जो रिलीज होता है वो आपका विदाउट स्पर्म रिलीज होता है, या आप ऐसा बोल सकते हो, खैर विदाउट स्पर्म तो सीमेन बोल ही नहीं सकते, मतलब सिर्फ सेमिनल प्लाज्मा निकलता है, मतलब ऐसा नहीं कि मेल की बॉडी से कुछ रिलीज ही नहीं होगा, सेमिनल प्लाज्मा निकलेगा, बस उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक जो सेल होंगी वो नहीं होगा, मतलब सिर्फ फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, बाकी किसी प्रकार से इंटरकोर्स से लेके किसी भी चीज से कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। मेल के लिए बहुत आसान होता है, मेल का तो बहुत माइनर होता है, इट्स वेरी इजी, फिर भी मेल नहीं कराते हैं, ठीक है, फीमेल ज्यादा कराती हैं। ट्यूबेक्टॉमी में हमारे पास क्योंकि उनको है कोई दिक्कत नहीं है, अगर इधर उधर हो भी चाह रहे, अच्छा ये इसकी प्रॉब्लम क्या है सर्जिकल वाले की, इसकी बहुत पुअर रिवर्सिबिलिटी है, तो ये अक्सर करके वो लोग कराते हैं जिनको है कि भाई मेरे हो गए 2-3 बच्चे और नहीं चाहिए, ठीक है। आईयूडीज उसी जगह पे, आईयूडीज जो होती है वो स्पेस अगर जिसको देना होता है बिटवीन चाइल्ड, मतलब एक बच्चा हो चुका है, अब हम 1 साल 2 साल बाद करेंगे, वो लोग आईयूडीज यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है देखो, अच्छा होता क्या, आप सोचोगे अगर मान लो मैं स्पर्म का रास्ता बंद कर, स्पर्म का हो क्या रहा है, उसी वास्ट डिफरेंस से बेटा सेल की फैगोसाइटोसिस होकर रीअब्सॉर्ब हो जाता है, जैसे हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल्स की डेथ होती है, खत्म हो रही होती है, वैसे ही उसका भी हो जाता है, ठीक है, बस बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्यूबेक्टॉमी में। ट्यूबेक्टॉमी में सर्जरी आपकी फीमेल के अंदर की जाती है, यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब का स्मॉल पार्ट को कट करके टाई किया जाता है, ये फेलोपियन ट्यूब इसको कट कर दो और टाई कर दो, क्यों, क्योंकि अगर मान लो ये ट्यूब है हमने कट कर दिया तो भी तो ओपन एंड है, तो यहाँ से रिलीज तो हो ही सकता है ना, तो कट करके टाई करना। इसमें क्या होता है, क्या इसमें ओवा फॉर्मेशन होता है, देखो ओवा फॉर्मेशन यहाँ पे भी होगा, फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी स्पर्म फॉर्मेशन होगा, बस दोनों फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचेंगे नहीं, ये मेल की बॉडी से नहीं निकलेगा, वो फीमेल की बॉडी से, ठीक है। बाकी यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, लेकिन सेकेंडरी साइड बस उसमें नहीं रहेगा, बाकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग उतनी थिक होगी, ब्लीडिंग होगी हर मंथ में, सब कुछ होगा, सिर्फ यहाँ पे फेलोपियन ट्यूबेक्टॉमी से, याद रखो इट इज जस्ट नॉर्मल, बस फेलोपियन ट्यूब से आपका वो नहीं जाएगा,
ओवा आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है, और यहाँ पे वास डिफरेंस से आगे स्पर्म नहीं बढ़ेगा, ठीक है, वहीं पे दोनों की मौत हो जाएगी। तो ये अक्सर करके तब करते हैं जब रिवर्सिबिलिटी पुअर करनी हो, ठीक है। ये देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये देखो कट करके टाई किया गया है। ये कट और टाई दोनों होनी चाहिए। एक बार सीबीएसई में क्वेश्चन दे दिया गया था, कट करके छोड़ दिया गया था, टाई नहीं दिया गया था, पूछा गया था बताओ कौन सा इंसान है जो प्रेग्नेंट हो जाएगा। बच्चों को लगा रहे बहुत टफ चीज आ गई, इतना टफ था नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं एमटीपी पे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको हम वॉलेंट्री या इंटेंशनल, देखो एक होता है मिसकैरेज होना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वो गलती से होता है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि कोई इंसान अगर जबरदस्ती बोल रहे हैं, खुद से अपने इंटेंशन के साथ करना चाहे, जो कि बहुत सारी कंट्री में बैन है, बट याद रखो हमारी कंट्री में टोटली लीगलाइज है। लोग के दिमाग में है कि एमटीपी बहुत गलत चीज है, इंडिया में लीगल, देखो गलत ना होना वो एक सोशल रिलीजियस एक अलग डिबेट हो गया, बट इंडिया में टोटली लीगल है, कोई आपको मना नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो है फुल टर्म होने से पहले प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर दिया जाए, 40 से 50 मिलियन पूरे साल में होती है। फर्स्ट टाइम ये 1971 में लीगलाइज किया गया था, बट स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ में, ठीक है। और उसके बाद क्या स्ट्रिक्ट कंडीशन है कि देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप जो है सेफ होती है, मतलब स्टार्टिंग में 3 महीने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मंथ, क्योंकि देखो ऑर्गन अटैचमेंट इतना बना नहीं रहता है, तो ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखो, उसके बाद 2017 में अमेंडमेंट आया था, सेकेंड अमेंडमेंट, कि देखो कुछ कुछ मॉडिफिकेशन जरूरत है, तो उसमें बोला गया कि देखो 3 महीने बाद भी आप करा सकते हो अबॉर्शन, ठीक है, लेकिन रिस्की है, लेकिन अगर या तो मां या बच्चे को खतरा हो तभी, और एक कंडीशन डाली गई कि 2 डॉक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा, 2 डॉक्टर हो या फिर प्रैक्टिशनर हो, मतलब कि वो एक नर्स वगैरह भी चल सकती हैं। लेकिन पता है इसका ये क्वेश्चन आता है कि इसका एक बहुत बड़ा मिसयूज है। क्या मिसयूज है कि देखो अनक्वालिफाइड लोग कर रहे हैं, अनक्वालिफाइड क्वैक्स बोले तो डॉक्टर नर्स, तो वो इतना गलत कर दे रहे हैं, यूट्रस में प्रॉब्लम हो जा रही है, पता है फीमेल एक बार करा रही है बेचारी दोबारा प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही है, तो ये मत कराओ भाई, अच्छी जगह से कराओ, ठीक है। और दूसरी चीज है कि वो फीमेल फोर्टिसाइड इसी के नाम पे कर दे रहे हैं लोग कि लड़की है मार डालो, ठीक है। तो ये 2 चीज नहीं हो तो इंडिया में टोटली लीगल है। देखो इंडिया में एमटीपी इज नॉट बैन, ध्यान से सुन मेरी बात, कोई जहां पे कॉमन कंफ्यूजन होता है। इंडिया में मुझे क्यों ऐसा लगा मेरा बाल अच्छा लगेगा ऐसे करने पे, जो कि खराब लगने लगा, भाई क्या इंट्यूशन है हमारे, ठीक है चलो अभी ठीक है। हाँ कहाँ थे, यहाँ थे, ध्यान से सुनो, इंडिया में एमटीपी बैन नहीं है, ठीक है। इंडिया में फीमेल फर्टिसाइड बैन है, कि देखो आप करा सकते हो, कि हाँ क्यों करा सकते हो, कोई रीजन भी देने की जरूरत नहीं, आप सिंपली बोले मेरे पास पैसे नहीं है, हम इस वक्त बच्चे को नहीं पाल सकते राइट नाउ, ये करियर के लिए नहीं सही है, या वी आर नॉट प्लानिंग और एनीथिंग, क्योंकि इंडिया को पता है भाई पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, आप अगर अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हो, यहाँ की देश यहाँ की गवर्नमेंट तो नहीं संभाल पा रही है, ठीक है। सो वो है कि ठीक है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप पता कर लो कि ये लड़की है उसके बाद कर दो तो बैन है, समझे बात को। तो ये घुमा के यहां से क्वेश्चन आता है, आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। और अच्छा क्या ये हमेशा सर्जिकल होता है, नहीं, ये एक पिल्स भी खा लो कई बार, या फिर कई बार सर्जरी भी करनी पड़ती है, डिपेंड कितने दिन का बेबी है, ठीक है। तो याद रखना इट इज नॉट ऑलवेज सर्जिकल, कभी कभी छोटे से दवा देते हैं और फिर वो खुद ही बेबी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। एमटीपी में क्यों इसको लीगलाइज किया गया था, क्योंकि एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो रही है, रेप की वजह से हो रही है, मां को खतरा है, बच्चे को खतरा है, इसकी सबकी वजह से, ठीक है। 1971 में इसको लीगलाइज कर दिया गया था, ठीक है। भाई ये किसने बनाई है ये डायग्राम, बच्चे के ऊपर ही ऑर्डर दे दिया जा रहा है, देख रहे हो थोड़ा, भाई ये बोलेगा एमटीपी के नाम पे मेरे को मार ही डाल रहे हो क्या सही रिप्रेजेंटेशन एमटीपी का, लवली। इसके लिए, इस टकलू के लिए एक हार्ट जरूर बनाइएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में, ओके चलो। अब हम आ जाते हैं, एक होती है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, एक तरीके का टेस्ट होता है जिसमें कि हम एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, ये मान लो बच्चा है, बच्चे के आसपास कई सारी मेम्ब्रेन होती है, यहीं पे फ्लूइड होता है जिसके एमनियन फ्लूइड बोलते हैं, इसी फ्लूइड को निकाल के, और इस फ्लूइड के अंदर कैरियोटाइप देखा जा सकता है। व्हाट इज कैरियोटाइप, बेसिकली देख सकते हो कि कौन कौन से क्रोमोसोम है, 1 2 3 सबका शेप साइज कैसे है, तो जिसकी वजह से 2 चीजें पता चलती हैं, ध्यान से सुनो, यहां सब में कंफ्यूजन होते हैं। एमनियोसेंटेसिस से हमें 2 चीजें पता चलती हैं, एक हमें पता चलता है कि जेंडर, बच्चे का जेंडर क्या है, दूसरा पता चलता है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, ठीक है। हमें पता 2 चीज चलती है,
जिसमें से क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटी पता करना इज टोटली लीगल, कि हाँ पता कर लो भाई बच्चे को बीमारी है, पहले से ट्रीट कर दो, नहीं ट्रीट है तो अबॉर्ट करा दिया जाए, एमटीपी करा दिया जाए, ठीक है। क्या इलीगल है? एमनियोसेंटेसिस इज सैचुअरी बैन। क्या है? सैचुअरी बैन का मतलब क्या है? पार्शियली बैन है, मतलब सिर्फ फीमेल फर्टिसाइड बैन है यहाँ पे, कि आप जेंडर नहीं पता कर सकते हो। यहाँ पे तुम जेंडर रिवील पार्टी नहीं कर सकते हो कि चलो पिंक आया तो लड़की, ब्लू आया तो, मतलब भाई जेंडर रिवील पार्टी में यहाँ केक खाने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो बस ये चीज है, बाकी हमने सेंटेंसेस यहाँ पे बैन नहीं है। कोई करना तो मुझे बुला लेना जेंडर रिवील पार्टी में। जन्म लेने की बात कर सकते हो तुम लोग, अपनी अपनी रिवील पार्टी कर लो। चलो अब हम आते हैं, कह देना बचपन में मेरा हुआ नहीं था जब मैंने जन्म लिया था, अब मैं अपनी करूंगा क्योंकि इंडिया में था। ये तो कितना सुंदर सुंदर करते हैं भाई, मैंने इंस्टाग्राम पे देखी ऐसे, क्यों ऐसे ब्लू पूरा आसमान में उड़ता है, पिंक पिंक, मैंने कहा है बताओ, इंडिया वाले बताओ सेलिब्रेशन भी उड़ा दिए हैं। ओके, सो कमिंग टू द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पे हम आ जाते हैं। ये क्या है? देखो इसको हम आरटीआई बोलते हैं, रेप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, वेनरल डिसीज और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड सब कुछ बोलते हैं। 15 से 24 साल के लोग को ज्यादा होता है। देखो इसमें जितने पॉइंट पढ़ा रहे हैं वही उतने आपके लिए ना, फिर इससे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। देखो 3 डिसीज है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज, एचआईवी। ये क्यूरेबल नहीं है, इनके अलावा सब क्यूरेबल है, ठीक है। तो 3H से याद रखना, एक एच से हेपेटाइटिस बी, एक एच से एचआईवी, एक एच से जेनिटल हर्पीज। इनके अलावा कोई भी एसटीडी को ट्रीट किया जा सकता है, ये वायरल डिसीज ठीक नहीं होती है, ठीक है। बाकी बहुत सारी हैं, सिफिलिस, गोनोरिया, जेनिटल हर्पीज, क्लैमिडोमोनास, जेनिटल वॉर्ट्स, ट्रैकोमोनासिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स, इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखो वहां से सिर्फ इतना चीज आती है, कभी कभी एसटीडी के 3-4 नाम है वो पूछ ले जाते हैं, और दूसरी चीजें कौन सी 3 बीमारियां जो ठीक नहीं होती हैं, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और एचआईवी, ठीक है। अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, मैंने फास्ट तो नहीं पढ़ा दिया, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बहुत ज्यादा मैंने फास्ट पढ़ा दिया, ठीक है। वैसे फास्ट भले है लेकिन कॉन्सेप्ट एक भी छूटा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम आ गए कि देखो दूसरा चीज आ जाता है कि क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के साथ प्रॉब्लम क्या है। देखो जो अर्ली सिम्टम्स आते हैं, स्टार्टिंग में किसी को पता नहीं चलता कि एसटीडी है, ठीक है। इसी वजह से भाई जिस इंसान को हुआ है उसको खुद नहीं पता होता एसटीडी है, इसलिए दूर रहा करो तुम, ठीक है। हर किसी का मल्टीपल पार्टनर नहीं होना चाहिए इंटरकोर्स के लिए, कि जिसके साथ मर्जी उसके साथ कोइटस करो। इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, फिजिकल डिसीज, एंड ऑल्सो इट इज नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। आई डोंट नो व्हाट दिस जनरेशन इज डूइंग, ठीक है। सो मल्टीपल पार्टनर अवॉइड, साथ में बैठ के इंट्रावेनस ड्रग्स मत लो, ठीक है, क्योंकि 4 लोग बैठे हैं, वेन्स में डायरेक्ट इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो निडल आ रही है, अब उस निडल से देखो मोस्ट जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो फ्लूइड के एक्सचेंज से होती हैं, चाहे वो सीमेन हो, स्पर्म हो या फिर ब्लड हो, ठीक है, एचआईवी वगैरह हो जाती है। तो अब मान लो एक इंसान ने इंट्रावेनस इंजेक्शन लिया, अब उसी ने उसी निडल को उठा के किसी और को दिया, सबको हो रहा है, ठीक है। तो नशा पत्ती मत करो, मल्टीपल पार्टनर अवॉइड करो, थोड़ा भी अगर किसी को शक है उसको डॉक्टर के पास भेजो। सोशल स्टिग्मा अटैच है, क्योंकि लोग को लगता है कि अगर किसी को एसटीडी हुई है तो मतलब एक ही रीजन है मल्टीपल पार्टनर, नहीं ऐसा नहीं है। एसटीडी होने के बहुत सारे रीजन है, ठीक है। आपने निडल यूज कर लिया, कॉमन ब्लीड यूज कर ली, सिरिंज यूज कर लिया, थोड़ा हाइजीन बना के रखो। तुम लोग कॉलेज जाओगे, हॉस्टल में जाओगे, मत छूना भाई, 5 रुपए की नील कटर खुद की खरीद लेना, ठीक है। अच्छा तो पहले क्या होता है कि अर्ली जो सिम्टम्स होते हैं वो पेन होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होती है और खुजली होती है और स्वेलिंग होती है जेनिटल रीजन में। तो लोग को लगता है कि ठीक है नॉर्मल है, कुछ इन्फेक्शन होगा, ठीक है। सोशल स्टिग्मा इतना अटैच है कि इसकी वजह से भी लोग को बहुत लेट से पता चलती है। और बाकी तो आपका क्या है, दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है कि देखो असिम्प्टोटिक जो फीमेल होती है, असिम्प्टोटिक का मतलब है कि नो सिम्टम, मतलब इनके अंदर फीमेल्स में तो बड़ी प्रॉब्लम भाई, फीमेल्स में तो सिम्टम्स आते ही नहीं है, इस वजह से इनका बहुत दिनों तक नहीं पता चलता है। तो अब क्या होता है, लेट डिटेक्शन की वजह से पेल्विक इन्फेक्शन डिसीज होती है, जो पेल्विक रीजन होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बार बार उनके बच्चे की अब मिसकैरेज हो जा रहा है, स्टिल्ट बर्थ, मतलब कि बच्चा मरा हुआ पैदा हो रहा है, उसको स्टिल्ट बर्थ बोलते हैं। ऐसा नहीं बच्चा मरा हुआ पैदा मतलब एसटीडी है, मतलब बता रही ये एक चीज होती है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब कि इम्प्लांटेशन कहीं और हो जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब वगैरह में, ठीक है। इनफर्टिलिटी मतलब कि वो इंसान प्रेग्नेंट ही नहीं हो पा रहे, कैंसर हो जा रहा है रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। देखो ये सारी एक चीज मैंने बताई है कि जो कि एसटीडी होता है तो बाद में ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसका मतलब यही नहीं कि किसी को स्टिल्ट बर्थ हुआ तो मतलब एसटीडी है, किसी टॉपिक प्रेगनेंसी मतलब एसटीडी, किसी के मिसकैरेज हो मतलब एसटीडी है, नो, इट्स अदरवाइज, कि दिस कुड बी वन थिंग, ठीक है। देखो क्या क्या है वही हमने आपको पहले बता दिया कि भाई मल्टीपल पार्टनर के साथ अवॉइड करो,
ठीक है। कॉन्डम यूज करो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज में, स्टेरिलाइज नीडल सिरिंज यूज करो, एसटीडीज के बारे में पता हो, अगर पता हो तो जाके डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है। पीपल डाई ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोर करके मरते हैं एसटीडी में, तो ये चीजें जो आपको ध्यान देनी है, ठीक है। क्या बात है भाई, दिल खुश हो गया मेरा, इतना बेहतरीन स्पीड में आज हम पढ़ा रहे हैं, मजा आ गई मुझे तो। अभी पीवाईक्यूज भी करा देंगे बस एकदम लल्लन टॉप तरीके से। चलो देखो इनफर्टिलिटी क्या है, इनफर्टिलिटी क्या है, किसी भी वजह से अगर कोई कपल है जो 2 साल के आसपास तक अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, उसके बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, तो उसे इनफर्टिलिटी बोलेंगे। देखो ऐसा नहीं कि अब कल संडे को उन्होंने ट्राई किया, अब प्रेग्नेंट नहीं हुए तो नहीं, हो सकता है कि ओवर रिलीज ही ना हुआ, हो सकता है स्पर्म आया ही ना, हो सकता है उस मंथ में स्ट्रेस में हो। साल 2 साल अगर ट्राई करो फिर भी ना हो, देन इट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। वो मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। खैर ये बात अलग है कि लोग फीमेल को बोलते हैं अरे भाई तुम्हारे तो बच्चे ही नहीं हो रहे, दैट इज समथिंग एल्स, बट मेल फीमेल दोनों में होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मेल के अंदर बहुत प्रॉब्लम है, स्पर्म उनकी क्वालिटी से लेके मोर्टेलिटी से लेके इंसेमिनेशन क्वालिटी उड़ी पड़ी है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई यूज ऑफ स्टेरॉइड्स नाउअडेज, हाई यूज ऑफ एल्कोहल, स्मोकिंग स्पर्म की क्वालिटी को बहुत गंदा करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। रीजन क्या है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, कंजाइनल मतलब बाई बर्थ कोई चीज हो सकती है, ठीक है, फिजिकल डिसीज, या कोई आप ड्रग्स ज्यादा कर रहे हो तो, ठीक है। साइकोलॉजिकल भी होता है, बहुत बार स्ट्रेस ज्यादा रहेगा तो भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। अब देखो एक चीज इसके लिए लाई गई है, देखो एक तो है कि भाई आप क्या करो, दवा करा लो ठीक हो जाता है, कई बार नहीं ठीक होता है, तो आपके पास ऑप्शन क्या, अडॉप्ट करा लो। बट इंडिया में अडॉप्शन बहुत मुश्किल है, और लोगों खुद को भी इशू है, धर्म जात खून खानदान वाला, ठीक है, और हो भी नहीं रहे, लोग बेच देते हैं हमारे यहाँ बच्चों को। बट अडॉप्ट करने के लिए कपल चला जाए पढ़ा लिखा, उसको भाई हालत उसकी खराब कर देंगे, वो इंसान अडॉप्ट नहीं कर सकता लीगली इंडिया में, ठीक है। इंडिया कुछ चीजें हैं तो बड़ी खराब। तो उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या आता है, तीसरा ऑप्शन आता है एआरटी करा लो। एआरटी क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या होता है, डॉक्टर्स हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहां पे हमारे पास क्या है, 2 चीजें आ जाती है, एक आ जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक आता है इन विवो। इन विट्रो का मतलब होता है इन लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन, इन विवो का अंदर आता है मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इसको ना ये थोड़ा ट्रिकी है, तो हम इसको थोड़ा सा ब्लैंक स्लाइड पे पढ़ाएंगे, अगर आपको बुरा ना माने तो, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बट यहां से टेक्निकली टफ क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट इज व्हाई आई विल नॉट टेक एनी रिस्क बच्चा, ठीक है। एंड लेट्स गो। सो सबसे पहले हम करते हैं एम्ब्रायो ट्रांसफर, एम्ब्रायो ट्रांसफर या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, या इसी को हम बोलते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ऐसा नहीं सिर्फ इसी में लैब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, बट इसी का नाम मेनली आईवीएफ बोला गया है, ठीक है। इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें बहुत सिंपल सी चीज होती है कि आप स्पर्म को ले लो। अब ये जो स्पर्म है ये आप पकड़ सकते हो हस्बैंड से भी, अगर हस्बैंड का ठीक ठाक है तो, या डोनर से लो भाई, विक्की डोनर काम आएंगे। ओवा आप पकड़ लो, निकाल लो फीमेल की बॉडी से, ठीक है। कहां से, वाइफ से ले लो, वाइफ से ले लो या डोनर से ले लो। लैब के अंदर इनको फर्टिलाइज करा दो, इन लैब आप फर्टिलाइजेशन करा दो। अब क्या हो गया, अब हमारे पास जाइगोट बन गया 2n, ठीक है। अभी हम यहाँ प्लॉइडी पे नहीं जा रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। एक हमारे पास आता है कि आप इसको जाइगोट को ट्रांसफर कर दो अप टू 8 सेल्ड, मतलब 8 सेल के अंदर अंदर आपको इसको ट्रांसफर करना है फीमेल की बॉडी में। तो इस केस में हम लोग यूज करते हैं जिफ्ट। व्हाट इज जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। क्यों, क्योंकि इस वक्त हम इसको यूट्रस में नहीं ट्रांसफर कर सकते, क्योंकि यूट्रस में इस वक्त एम्बेडेड नहीं होगा, इम्प्लांटेशन होगा नहीं, क्योंकि मोर देन 8 सेल चाहिए। सो व्हाट इज दिस, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। मतलब कि हमने क्या किया, ये फीमेल के फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ये यहां पे लाके ट्रांसफर कर दिया। ये तुम्हारा हो गया केस नंबर 1, दिस इज 1 फर्स्ट पोजीशन। सेकंड हमारे पास क्या है, अगर हम थोड़ा और वेट कर लें, मोर देन 8 पे आ जाए,
देखो यहाँ पे क्या हुआ, इन विट्रो हमने इसका नाम क्यों रखा है, क्योंकि लैब में फर्टिलाइजेशन हुआ। एम्ब्रायो ट्रांसफर हमने क्यों रखा है, क्योंकि इसको उठा के हम बॉडी में डाल रहे हैं, दैट इज वाई एम्ब्रायो ट्रांसफर। मोर देन 8 के केस में इसको हम बोल देते हैं IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इंट्रा का मतलब विद इन, मतलब यहां पे क्या होता है, इन यूट्रस, इसमें हम यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं। ये हमारा हो गया केस नंबर 2। तो ये यहां पे लाके इम्प्लांट कर देंगे। रीजन बहुत सिंपल है, अगर आप पहले उठा के, अगर इस वाले को उठा के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दो, यहीं चिपक जाएगा, आगे मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि 8 सेल के बाद ऊपर से जोना पेलसुडा की लेयर हट जाती है। अगर हम 8 वाले को उठा के यहां कर दिए तो वो आगे चल चल के बाहर निकल आएगा, क्योंकि उसको क्लीवेज करके मूव करने की हैबिट होती है, इंप्लांटेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक चीज को याद रखना कि इन वीवो एम्ब्रायो कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड, इन वीवो एम्ब्रायो कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड। मतलब कि कभी कभी क्या होता है, हस्बैंड वाइफ ने मान लो प्रेग्नेंट हो गए, अब उनको है कि मेरे को अबॉर्ट नहीं करना बच्चा, बट अभी हम 9 मंथ प्रेगनेंसी भी नहीं लीव कर सकते, तो अपनी बॉडी का जायगोट उठा के किसी और फीमेल के अंदर आप चाहे जिफ्ट करा दो, चाहे आप IUT करा दो। ठीक है, ये IUT बहुत इंपॉर्टेंट है, जिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस पर मैंने हर एक चीज कवर कर दी है। ठीक है, अब हम आ गए नेक्स्ट हमारे पास आ गया जिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। देखो नाम से क्लियर है कि यहां पे हम गैमेट को ले रहे हैं। सो व्हाट वी डू हियर, ये ऐसी फीमेल्स में होता है, जैसे मान लो कोई फीमेल है जो नॉर्मली ओवा वो बना रही है, ओवा प्रोड्यूस कर सकती है, तो इस ओवा को इंजेक्शन के थ्रू निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये किसी और फीमेल को दे देंगे। ठीक है, क्यों, इट इज गैमेट को हम जो है कि जिस फीमेल को, ये उन फीमेल में होता है वेयर फीमेल हैव प्रॉब्लम इन प्रोड्यूसिंग ओवा, but can provide suitable environment for implantation and fertilization. Implantation and fertilization मतलब कि अगर कोई फीमेल है, उसको है कि भाई हम सिर्फ ओवा नहीं बना सकते, ठीक है, तो उस फीमेल के अंदर मान लो फीमेल है, इस फीमेल को हम क्या करेंगे, ओवा ये वाला उठा के इसकी बॉडी के अंदर डाल देंगे। अब इसके मान लो नॉर्मली भी इसके हस्बैंड का जो स्पर्म है नॉर्मल जाके यहाँ फर्टिलाइज कर सकता है, तो ऐसे केस में इन वीवो फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब विद इन बॉडी फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि हम फर्टिलाइजेशन छिड़खानी कर ही नहीं रहे। ठीक है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि आपके पास ओवा नहीं है। लेट्स से कैसे समझाएं इसको, मुझे पता है कैसे समझाएंगे, आप क्यों पता होगा, हम टीचर हैं। ठीक है, मान लो चिंटी है, चिंटी को चाय बनाना बहुत तगड़ी आती है, उसके घर में सब कुछ है, बस अदरक नहीं है। अब हम गए, ठीक है, हमने बोला बेटा चाय पिला दो, बहुत देर से वन शॉट रिकॉर्ड करनी है। उसने कहा मैम बिल्कुल। ठीक है, तो अब वो क्या की कि अब भाई पूरा किसी के घर से चाय खरीद के नहीं ले आएगी ना, उसको पता है कि भाई मैं बना सकती हूँ घर में चाय, बहुत बढ़िया बना के मैम को पिलाना है मेरे को। ठीक है, तो क्या करेगी, जाएगी बगल में रिया के घर से, रिया यार अदरक दे दी थोड़ी, वो लेके आएगी बढ़िया परफेक्ट उसकी घर की चाय बना के पिलाएगी। हमने कहा वाह बेटा, अब चलो एक और चैप्टर का वन शॉट शूट करते हैं। ठीक है, सो वही सेम चीज यहाँ पे है कि हम इस फीमेल को सिर्फ प्रॉब्लम इतनी है कि हमको ओवा चाहिए, तो किसी और से ले लो। अब वो किससे लेना वो आपकी चॉइस है, अपने घर, खानदान, दोस्त, यार, मित्र, दुश्मन, पर्सन चॉइस। बट यहाँ पे फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। अब हम आ जाते हैं थर्ड पे, विट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI। AI क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये कब होती है, ये होती है जब मेल में प्रॉब्लम होती है, मेल में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मेल में प्रॉब्लम क्या है कि उनके अंदर ढंग से स्पर्म नहीं बन रहा है, स्पर्म की इस मोर्टेलिटी स्पीड बहुत लो है। ठीक है, यहां पे देखो दो तरीका आ जाता है, एक है कि वजाइना के अंदर फीमेल के
देखो मेल सीमेन दे देंगे, मेल के लिए सीमेन निकालना बहुत आसान है, इंजेक्शन से लेके फीमेल के वेजाइना में डाल दो। अब क्या स्पर्म नॉर्मली मोटाइल करते 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 फैलोपियन ट्यूब में जाके फर्टिलाइज कर देगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, इन विवो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे भी हो जाएगी। दूसरा है IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। यहां पे क्या होता है, यहां पे इंसेमिनेशन इन यूट्रस किया जाता है, आर्टिफिशियली करते हैं। नॉर्मली इंसेमिनेशन यूट्रस में और वेजाइना में ही होता है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डॉक्टर करते हैं, क्योंकि नॉर्मली हो सकता है उस मेल को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, स्पर्म खुद से स्पर्म के नंबर लो, तो यहाँ पे ऐसे इंजेक्शन आते हैं, उस इंजेक्शन के थ्रू ऐसे स्पर्म को यहाँ पे रिलीज करते हैं। चाहो तो वेजाइना में छोड़ दो, चाहो तो यहाँ पे कर दो, बट ये वर्क कर जाता है जब स्पर्म की सिर्फ काउंट लो हो, सब कुछ लो। लेकिन कभी कभी स्पर्म की मोर्टेलिटी बहुत लो होती है कि आप आर्टिफिशियली यहाँ लाके छोड़ दिए तो भी इसकी औकात नहीं यहाँ से यहाँ जाके फर्टिलाइज कर सके, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी इतनी गंदी है, ठीक है। यहाँ पे भी इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब विद इन फीमेल बॉडी फर्टिलाइजेशन होता है। तो उस केस में अब स्पर्म की मोर्टेलिटी बहुत लो है जनरली, ठीक है, कि अब वो भाई चल ही नहीं सकते हैं मेनली, ठीक है। तो हम एक चीज लेते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं, लैब के अंदर ओवा को लेते हैं, एक एक स्पर्म को एक एक ओवा में टारगेट करते हैं 1 on 1। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है, लैब में होती है, ये भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब इसके बाद आपको एम्ब्रायो ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ICSI और ये IVF, ये दोनों IVF में आ जाते हैं, ठीक है। बाकी ये मैंने आपको करा दिया, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैंने वही उसी का नोट्स है, ठीक है, जो मैंने भी कराया है। बट आई थिंक अगर आप उतना भी कर लोगे तो भी मोर देन एनफ है, मैंने हर एक हिडन पॉइंटर्स भी जो भी हैं मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखो चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट है जो कि बचा हुआ है, ठीक है, और वो छोटा सा पॉइंट बहुत इतना सा है, कुछ है नहीं, चैप्टर एंड हो चुका है। कि जो पिल्स वगैरह हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह हैं, उनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, स्नान को एलर्जी है ना, एनीमिया, वीकनेस से लेके वॉमिटिंग से लेके बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव सेफ नहीं है, ठीक है, नेचुरल के अलावा, बट वो रिस्की है। तो बस ये एक लाइन तुम्हारे लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगी, बाकी चैप्टर बहुत ही फुल फ्लेज्ड खत्म हुआ है। और जिन लोगों ने भी इस लेक्चर को देखा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बेटा, ठीक है। कहते हैं ना कि आपके जो सपना है वो बस आपसे उतना ही दूर होता जा रहा है जितना आप एक्सक्यूज बनाते जा रहे हो। सो अगर आप इस चैप्टर के एंड तक पहुंचे हो तो आप ऑलरेडी अपने कल के वर्जन से थोड़ा जीत चुके हो, ठीक है, देन यू आर डूइंग ग्रेट एंड डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि हाँ एंड तक तुम पहुंचे हो। सो वो मुझे जरूर बताना कि मैम कर लिया, एक वर्ड इमोजी कुछ भी मेरे को चलेगा, और हम देखते हैं, पता है तुमको, ठीक है। अब थोड़े थोड़े हम ये करा देते, क्वेश्चन करा देते, देखते हैं आपको कितने आते हैं, ठीक है। लेट्स डू सम PYQs, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन करोगे, सब PYQs हैं, करो फटाक से। PYQs हैं, PYQs हैं, ठीक है। मुझे एक मैसेज आया है, गुड इवनिंग मैम, आई गॉट एडमिशन इन DTU फॉर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन बायोटेक्नोलॉजी। क्या बात है भाई, नोटिफिकेशन मुझे दिखा, मैंने कहा तुम लोग को पढ़ के दिखाते हैं, ये देखो, ठीक है, मैसेज आ गया, नंबर तो नहीं दिखा तुम लोग को, दिखा होगा तो मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है, बच्चे का है, बच्चे नहीं, तुम लोग अच्छे बच्चे हो। सो बेटा बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि लेक्चर हम इस ईयर वाले बच्चों के लिए बना रहे हैं, जल्द मुझे तुम लोग का भी आए, अभी मुझे रिप्लाई करना है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। चलिए, इसका कॉपर का क्या है, मेनली आपके इनहिबिट करता है फर्टिलाइजेशन को, स्पर्म की मोर्टेलिटी कम करता है, ठीक है। इसमें से कौन सा है जो सेफेस्ट है, सेफेस्ट कौन सा है, टू रिदम, रिदम वाला वही होता है, रिदमिक वाला जो आपका एब्सटेंस था, उसी को रिदमिक मेथड बोलते हैं, कि इतने इतने दिन पे बीच बीच में गैप कर रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर यूज करना बहुत सेफ है, रिदमिक मेथड बहुत सेफ है, टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी बहुत सेफ है, और आपकी जो है स्टेरिलाइजेशन तो सबसे सेफेस्ट है, बस ये बात अलग है कि ये रिवर्सिबल नहीं होती, बाकी सबसे ज्यादा इफेक्टिव यही है। नेम एनी टू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी टू हेल्प इन फर्टाइल। अब तुम इसका क्या करोगे, 2020 का क्वेश्चन है, इसमें लिख दो जिफ्ट, लिख दो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है।
तो कुछ भी लिख दो, कई सारे हो जाएंगे, ठीक है। जिफ्ट और IAI, ये सारे तुम्हारे बोर्ड्स के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन वन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एप्लीकेशन ऑफ एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस का 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यूज बताओ। पॉजिटिव क्या है कि हम इससे बच्चे का वो पता कर सकते हैं, डिसऑर्डर। नेगेटिव क्या है कि फीमेल पर डिसाइड करा रहे हैं, और क्या, जेंडर पता करके, ठीक है। ये हो जाएगा, ये टफ तो नहीं लग रहा है तुमको। नेक्स्ट, मेंशन द प्रॉब्लम टेकन केयर बाय रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम है जो आज वो मैंने फर्स्ट स्लाइड पे दे रखी है, नहीं है, चैप्टर 2-3 के सारे प्रोग्राम लिख दो, ठीक है। अवेयरनेस से लेके, हेल्थी सोसाइटी से लेके, STDs के बारे में, पोस्ट नेटल केयर से लेके, बच्चे के बर्थ से केयर से लेके, जो टॉपिक तुमने पढ़ा सब इसी में चिपका सकते हो, सब RCH के अंदर आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपको बोला गया है कि वाई जिफ्ट इज बून टू चाइल्डलेस कपल, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। ये आपको बोला गया बून, बून का मतलब वरदान, ठीक है, कि जो जिफ्ट है वो क्यों है, जाइगोट इंटरफेरोमेन ट्रांसफर। देखो पता है इसमें कुछ करना नहीं है, जो मैंने वो किया है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया है स्लाइड वाली, उसी को तुम एज इट इज चिपका दोगे, एरो एरो बना के नीचे में लिख दोगे, हेयर द जाइगोट इज ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब, बस हो गया। वो सिर्फ एक्सप्लेन कर दो, काम हो गया, और क्या। बाकी अब लाइन तुम्हें बढ़ाना है, बढ़ा दो कि हाँ उस तरह इंसान को बच्चे नहीं, उसको कपल को बच्चे नहीं हो सकते, इस तरह हो गया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे दिया भी है, बाकी वो एरो वाला तुम बना देना, टीचर देख के तुम्हें मार्क्स दे देगा। देखो प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है, तो वो करो, काम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि एक कपल है जहां पे हस्बैंड और वाइफ गैमेट बना पा रहे हैं, लेकिन वाइफ जो है कंसीव नहीं कर पा रही है, तो क्या मेथड उसके लिए बताओगे आप, ठीक है। मतलब दोनों के पास गैमेट बन जा रहे थे, मतलब जिफ्ट वगैरह तो नहीं है, ठीक है। और फीमेल के अंदर प्रॉब्लम है, IVF करा दो, उसके बाद चाहे जिफ्ट पे चले जाओ, मतलब JIFT, चाहे इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर पे चले जाओ, ठीक है। ये है, इसको देख लो, एक बार पढ़ लो, गो थ्रू दिस एंड लेट मी नो, ठीक है। तो चलो यही है, एंड आई विल एंड दिस क्लास। ये मैंने PYQs भी आपको करा दिए हैं सारे, और बाकी PYQs स्पेशल क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। स्पेशल क्लास में इसके और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि PYQs ही नहीं होंगे, और भी क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो हम स्पेशल क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ये भी टोटली फ्री है, और इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपका एक टेस्ट लेंगे इसी संडे को, ठीक है। तो आप ये चैप्टर तब तक प्रिपेयर कर लो, ये इसके लेक्चर चले भी जाएंगे, MCQs रहेंगे बहुत बेहतरीन, जो भी बच्चा रैंक 1 लाएगा उसको सर्टिफिकेट देंगे। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें मिल जाएगी, मॉक टेस्ट के नाम से मिलेगी, ठीक है, या मेगा क्विज के नाम से मिलेगी। संडे को रखेंगे, या फिर किसी दिन हम रखेंगे तो रात में रखेंगे, 9 बजे 10 बजे, ठीक है। तुम ओपन करोगे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो अनलॉक कोड मांगेगा भी तो निकिता लाइव लगा देना, ठीक है। अनलॉक कोड होगा, ऐसा इससे फ्री रहेगा, ठीक है। बाकी अगर ये लेक्चर भाई पहले जा रहा है, सब्सक्रिप्शन लेना है ले लो, ठीक है। इससे सब्सक्रिप्शन भी, ये फ्री अनलॉक कोड की तरीके से भी काम करता है, सब्सक्रिप्शन लेने का भी काम करता है। बैचेस हमारी चल रही है, बैच में इवोल्यूशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो आई विल सी यू, टाटा बाय बाय, धन्यवाद, मिलते हैं आपको, शुक्रिया, ठीक है। आई होप यू लाइक द लेक्चर, इवन इफ यू डोंट, आई नो इट इज यूजफुल फॉर यू, इट विल गिव यू कॉलेज एंड मार्क्स, ठीक है। Adios, we'll see you. Unacademy. Let's crack it.